नमस्कार, मैं हूँ आरजे विभूति रेडियो ऊर्जा से और कार्यक्रम चल रहा है सुनो सखी। यह कार्यक्रम वो कार्यक्रम है जहाँ हर महिला अपनी आवाज बेझिझक हम तक बता सकती हैं, हम तक अपनी बात पहुँचा सकती हैं। और ऐसी ही एक महिला हमारे साथ मौजूद है हमारी रेडियो ऊर्जा में, जिनका नाम है मिसेस भावना वर्मा। नमस्कार मैम। नमस्ते। और विभूति, आप हमारी रेडियो ऊर्जा में पहली बार आई हैं। हाँ जी। और आपसे भी मेरी मुलाकात पहली बार हो रही है। बिल्कुल। हम जानना चाहेंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार आप हमारी रेडियो ऊर्जा में आकर के। आप पहले तो आ रही थी तो मैं डर रही थी, लेकिन आप लोगों को देख के और आप लोगों का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के मेरे को कंफर्ट, मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ यहाँ पे आके। मैम, जैसा कि हमने अभी जाना आपके बारे में कि आप जनरल सेक्रेटरी रह चुकी हैं सुहासिनी संघ में। हाँ जी। आप तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सुहासिनी संघ क्या क्या काम करता है। मैं सुहासिनी संघ के बारे में डिटेल आपको बताती हूँ। उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देती हूँ, ठीक है। मेरा नाम भावना वर्मा है। मेरे हस्बैंड एनटीपीसी में जॉब करते हैं और वहाँ पे जब हम लोग सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, जब ये लेके आते हैं अपनी फैमिली को और बच्चों को, तो जो वहाँ पे एक बना हुआ है कि वहाँ एक लेडीज़ क्लब बना हुआ है। लेडीज़ क्लब का नाम यहाँ पे सुहासिनी संघ दिया हुआ है, जो हमारे बहुत सीनियर लोग वहाँ पे आए होंगे, उन्होंने स्टार्ट किया। उनका स्टार्ट करने का पर्पस ये था कि पहले तो क्योंकि इतना इंटीरियर में आके इस प्रोजेक्ट में रहना और एक अपने परिवार से दूर होके रह के आके एक परिवार जैसा फील करना, और अपने जो हमारे बड़े हैं, जैसे घर के बड़े सदस्य होते हैं, सारे लोगों को समेट के रखते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने इसको खोला, सुहासिनी संघ को, लेडीज़ क्लब को, और उसमें ये बताया कि हम सब एक साथ हैं और हर सुख में हर दुख में किसी के भी हम साथ खड़े हैं। परिवार तो बाद में आता है, लेकिन हम आपस में एक दूसरे से यहाँ जुड़े रहते हैं। और ये धीरे धीरे करते सुहासिनी संघ इतनी ऊपर तक चला गया है कि हम अपने तो आपस में एनटीपीसी एम्प्लॉयज़ एक दूसरे को सपोर्ट करते ही करते हैं, प्लस जहाँ पे ये बना हुआ है, जहाँ पे जिस उसमें सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, उसके आसपास के एरिया में भी हम लोग वर्क करते हैं। स्कूल्स हो गए, लेडीज़ का हो गया, उनको सिखाने के लिए हो गया। तो ये काफ़ी डिपार्टमेंट हमारे सुहासिनी संघ के अंडर में भी आता है, प्लस हम बाहर जाके भी वेलफेयर करते हैं। तो जो सुहासिनी संघ हमारा है, उसमें हम सुहासिनी संघ वेलफेयर एक है जिसके बेस पे ये चलता है। देन उसके बाद स्पोर्ट्स है, फिर हमारा उसमें आता है कल्चरल आता है, उसके बाद हमारा स्कूल चलता है यहाँ पे, टाइनी टॉट्स स्कूल, जो सुहासिनी संघ के बच्चों के लिए ही बनाया गया था। और अब वो इतने बड़े उसमें हो गया कि बाहर के भी बच्चे उसमें आते हैं और शिक्षा ग्रहण करके, कहते हैं ना कि आसपास के एरिया को भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। उसके बाद ये सारे सब लोग मिल के यहाँ के डेवलपमेंट से लेके, एक दूसरे की खुशियों से लेके और बाहर के डेवलपमेंट में भी रह के, हम लोग कोई भी लेडीज़ क्लब कोई पेमेंट नहीं है, लेकिन CSR और HR की मदद से हम इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और एक फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा लगा जान करके। मैम, अब तक हमने ये जाना आपसे कि सुहासिनी संघ क्या करता है जी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किन किन क्षेत्रों में काम करता है। ये जो हमने आपको बताया, जैसे हम लोग अंदर में रहते हैं, वेलफेयर का मेन सुहासिनी संघ का काम है। हम जो लेडीज़ एक कमेटी बनती है, मैम एज अ प्रेसिडेंट रहती है और मैम की एक GS रहती है, जो मैम अपनी कमेटी चूज़ करती है। तो GS, और उसके बाद फिर क्या होता है कि जितने भी हमारे GM हैं वो इंचार्ज होते हैं, एंड देन वो उनकी सेक्रेटरीज होती हैं। तो हमारा इसमें एक कल्चर डिपार्टमेंट होता है, एक स्पोर्ट्स होता है, वेलफेयर होता है, और उसके बाद टाइनी टॉट्स स्कूल का रहता है। ये सारे डिपार्टमेंट बन के एक सुहासिनी संघ बनता है, जिसमें हमारी कमेटी मैम करती है। लगभग अप्रॉक्स 30 मेंबर्स, कमेटी मेंबर्स रहते हैं, और सबको उस डेजिग्नेशन के हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि हम लोग का BE भी होता है, बिजनेस क्या कहते हैं, इसमें आके चेक करते हैं कि हमने कैसे खर्चा वगैरह किया, उसका एक रिकॉर्ड रहता है, वो सारी चीज़ें की जाती हैं। तो एज अ फेयर, और उसमें जो हमें पैसे मिलते हैं उसका एकदम क्लियर रहता है। हम अपना टाइम दे के आते हैं, कोई पेमेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने को भी डेवलप कर रहे हैं, एक बाहर निकल के बात करने के गट्स आते हैं, प्लस एक परिवार के सदस्य में सबका हालचाल लेते हैं, कॉलोनी में जितने लोग रह रहे हैं, प्लस हम आसपास के प्रोजेक्ट में, जब हम अभी तीज का फंक्शन भी सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारे आसपास के जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें से उनको बुलाते हैं एज अ गेस्ट, और प्लस हम लोग भी जाते हैं। तो एक सेरेमनी, एक गैदरिंग टाइप भी होती रहती है, उसमें भी हम लोग रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है, सब अपना कीमती टाइम देते हैं परिवार के साथ निकाल के। हमें कोई पेमेंट नहीं मिलता, लेकिन हम अच्छे से काम करके आके एक खुशी मिलती है कि हमारा भी सहयोग है इसमें। केवल हम हाउसवाइफ, घर के परिवार को ही नहीं, हम आसपास के लोगों के साथ भी जुड़े हुए हैं।
मैम बहुत अच्छा लगा और आप ही जैसी महिलाओं से हम लोग को इंस्पिरेशन मिलती है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, उनको नौकरी करने से मना करते हैं या कहते हैं कि नहीं तुम्हें घर संभालना है, तुम्हें बच्चे देखने हैं, तुम्हें सब पूरा परिवार तुम्हें देखना है, कैसे करोगी सब। तो इन सब चक्करों में महिलाओं को मना कर दिया जाता है कि नहीं आप बाहर नौकरी नहीं करेंगी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि घर और ऑफिस में महिलाओं को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाँ देखिए, बहुत अच्छी बात है ये जानना, क्योंकि क्या है कि आप जब घर की परिस्थिति ऐसी रहती है तभी आप बाहर नौकरी के लिए जाते हैं, वो इमरजेंसी हो जाती है। और घर वालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ख़ास तौर से उनके पति के लिए, क्योंकि अगर वो आपकी जो अर्धांगिनी आपकी पत्नी ही आपकी चीज़ों को समझ के वो घर भी संभालने की पूरी कोशिश कह रही है कि मैं संभाल सकती हूँ और बाहर भी जाके फाइनेंशियली भी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, तो मुझे लगता है सपोर्ट करना चाहिए, परिवार वालों को भी समझाना चाहिए और अपनी कोई भी निगेटिव जो सोच है आपकी वो लोगों को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि फिर क्या होता है ना कि आपकी उसी निगेटिव सोच से आप ही के घर में लोग जो निगेटिव लोग होते हैं वो आप ही के घर को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी सोच से और अपने परिवार की परिस्थिति के हिसाब से अपने अर्धांगिनी अपनी पत्नी को पूरा सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो परिवार को अपने घर को अच्छे से चला सके, आपका सपोर्ट कर सके और अपने परिवार को ऊपर बढ़ा सके। तो मुझे लगता है कि ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए लोगों की, और परिवार को भी समझाने के लिए जब आपकी परिस्थिति सुधरती है तो फिर धीमे धीमे सभी सपोर्ट में आ जाते हैं। मेरा मानना ये है कि खास तौर से पति पत्नी को आपस में संतुलन बना के रखना चाहिए, और अगर आप विश्वास करते हैं तो ये मेरा पूरा मानना है कि जो पत्नियां होती हैं, लेडीज होती हैं, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हर परिस्थिति में जितना भी होता है वो पूरा सहयोग करती हैं अपने परिवार को ऊपर उठाने में, बच्चों को, पति को और अपने घर ससुराल सबको। अच्छा मैडम, आज भी ऐसा है कि महिलाओं को वेतन के और अवसरों के मामले में असमानता फेस करना पड़ता है? बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि क्या है कि देखिए कुछ आप पब्लिक सेक्टर या इनको छोड़ के जहाँ पे नॉर्मल है कि इक्वल है वो चीज़ छोड़ के बाकी जगह इस वजह से करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग की जो मानसिकता है वो ये है कि पुरुष प्रधान ही है सब कुछ। और जब कहते हैं ना लेडीज़ जब प्रेग्नेंट होती है सबको ये लगता है कि इसको परिवार की चिंता ज़्यादा रहेगी, ये ऑफिस में क्या करेगी, या प्रेगनेंसी में ये छुट्टी लेगी ही लेगी, या घर में कोई प्रॉब्लम होगी तो इनको छुट्टी लेनी ही लेनी है, तो उसको सेकेंडरी हमेशा उसको सेकेंड उसमें रखते हैं। तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि वो घर की परिस्थिति के साथ भी आपका ऑफिस की उतनी ही जिम्मेदारी से वो संभालती है, और जो संभालती हैं उनको भी मतलब अगर कहते हैं ना कि अगर आप प्रेग्नेंट है और बच्चा होता है तो वो तो आजकल पेरेंट्स वाला होने लगा है कि आपको अगर जेंट्स को भी चाहिए तो शायद ये कहा जा रहा है कि इस चीज़ को किया जाए कि उनको भी छुट्टी, वो भी तो अपने परिवार को संभालने के लिए छुट्टी लेते हैं, लेकिन लेडीज़ में ये रहता है कि वो इतने टाइम तक नहीं आ पाएंगी तो ऑफिस का कैसे काम होगा। तो जो असमानता है ऐसा नहीं है, वो आजकल जो वर्क फ्रॉम होम हो गया है, अगर वो नहीं आ पाती हैं और कुछ ऐसा इमरजेंसी होता है तो वो घर से भी काम करती हैं। तो मेरा मानना है कि शायद असमानता नहीं होनी चाहिए, और जो ये चीज़ सोचते हैं वो लेडीज़ जब आपके ऑफिस को या उसको ऊपर उठाती है ना तो उन पे गर्व भी उनको होता है। तो मुझे लगता है कि शायद ये चीज़ धीमे धीमे जो आजकल मॉडर्न उसमें आ गए हैं वर्क फ्रॉम होम और सारी चीज़ों को जो करके ऊपर उठाती हैं और आपकी कंपनियों को जब प्रॉफिट दिलाती हैं लेडीज़, तो शायद ये धीमे धीमे लोगों की मानसिकता कम होती जा रही है और उनसे आगे ही चल रही है, क्योंकि घर संभालते हुए वो चल रही है। जी, आज कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने ऐसे ही मौजूद हैं जिनसे हम सीख सकते हैं घर और बाहर का काम संभालना वाकई आसान हो गया है अब कई महिलाओं के लिए। बिल्कुल, क्योंकि वर्क फ्रॉम जब से कोरोना आया तब से ये सारी चीज़ें उतना नहीं पता था, क्योंकि ऑफिस में चलता था, लेकिन जब घर में बच्चों के स्कूल से बच्चों के लिए भी ऑफिस के लिए वर्क फ्रॉम होम कर दिया है तो उससे आसानी ये हो गई कि बहुत सी लेडीज़ जो बेचारी वाकई में नहीं निकल पाती हैं, घर की परिस्थिति ऐसी होती है, तो वो कम से कम घर से उस काम को पूरा करके वो देती हैं ताकि कंपनी भी उनकी पीछे ना रहे और वो घर में बच्चों को भी उतनी जिम्मेदारी से संभाल सकें। तो इस चीज़ के लिए मैं कहूँगी कि बहुत सारी उपलब्धियाँ जो आती हैं वो सकारात्मक रूप से देखते हैं तो बहुत सकारात्मक रहती हैं। मैम, अब ये तो हमने बात कर ली जो महिलाएं घर और बाहर का काम एक साथ संभालती हैं। अब जैसे किसी की पहली नौकरी लगी है, काफ़ी प्राउड फीलिंग होती है पहली नौकरी बिल्कुल, की। बिल्कुल। जब नौकरी लगती है तब काफ़ी खुश हो जाती हैं महिलाएं, और जो लड़कियां भी जो आजकल यंग जनरेशन में काम करने का सोच रही हैं, बिल्कुल, उनकी भी जब नौकरी लगती है तो काफ़ी खुश हो जाती हैं। बिल्कुल। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब उनकी पहली वेतन उनको मिलती है तो वो उनका प्रबंधन कैसे कर सकती है? हाँ, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि सोचते हैं कि पैसा मिला तो केवल उड़ाने के लिए, ऐसा नहीं है, उसके साथ जिम्मेदारी, क्योंकि पहली ही सोच में आपको अपनी जिम्मेदारी के साथ अगर आप करते हैं तो आप उसी हैबिट में रहते हैं। भले ही रेशियो आप
थोड़ा सा बढ़ा लीजिए एंजॉयमेंट का, लेकिन मुझे लगता है पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने उसको मेहनत से कमाया है। तो आप घर पे लाके अपने परिवार में उस चीज़ को दीजिए, लेकिन पहले ये सोचिए कि आपके ज़रूरतों के हिसाब से आपको कितनी ज़रूरत है, जो आपका खर्चा है, प्लस बाकी चीज़ों को अपने आगे आने वाले कल के लिए रोकना चाहिए, क्योंकि आप केवल वहीं पे नहीं है, आपको इससे और आगे जाना है। और आगे बढ़ने के लिए बट नेचुरल है कि आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती ही है। आप किसी से मांगे, उससे अच्छा है कि आप अपना अगर जमा करके अपने ही रोजगार, मतलब अपने लिए अपने आप को आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऐसा सोचते हैं कि कुछ हम अपना बिजनेस भी कर सके, तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। तो मुझे है कि अगर कहीं कोई बच्चियां या लड़कियां नौकरी करती हैं तो उसको पहले से ही सोच के रखना चाहिए कि सारे पैसे उड़ाने नहीं है, कुछ जमा करके भी रखना है। जी, काफ़ी महिलाएं ऐसी होती हैं कि जिनकी पहली नौकरी लगती है, वो अपने वेतन को बचा के यानी सेविंग्स करना चाहती हैं वो। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि निवेश करने की शुरुआती क्या सही तरीके हो सकते हैं निवेश करने के? आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया, बैंक का भी जो हमारे नेट बैंकिंग और ये सारी चीज़ें, उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आप सेविंग कैसे कर सकते हैं। पहले के उसमें काफ़ी चीज़ें था कि हमें बैंक जाना पड़ता था, लेकिन आपका एक तो पहले अकाउंट खुला होना चाहिए, प्लस आपका उसमें एफडी, और मुझे लगता है जो कमाते हैं अगर आपको वो बचत में आप उसको रखते हैं और हर महीने जमा करते हैं, तो जो करंट चल रहा होता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें बैंक हर वक्त अपना रिन्यू करते रहते हैं, तो उसको जाके एक बार पता करके उस हिसाब से आप पीपीएफ में और क्या कहते हैं आजकल गोल्ड का म्यूचुअल फंड हो गया, ये सारी चीज़ों को अवेयर होके आप अगर चीज़ों पे पैसे डालते हैं जो सेफ्टी पर्पस से, और आपको वो रिटर्न अच्छा मिलता है, तो मुझे लगता है कि इन सब सारी चीज़ों की अच्छे से जानकारी लेके और उनके सही लोगों के पास जाके, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप गलत लोगों के हाथ में नहीं पड़िए। जहाँ पे आपको अगर बैंक की वाली बात है तो आप बैंक में जाके बात करिए, और अगर आप क्या कहते हैं म्यूचुअल फंड या इस पे डालना चाहते हैं तो उसको भी सही तरीके से बैंक के थ्रू कैसे होता है वो सारी सही जानकारी करके आपको इस पे अपना निवेश करना चाहिए। और मैडम, अगर हम ये जानना चाहें कि जो महिलाएं आजकल नौकरी कर रही हैं, वो अपना बैंक खाता तो उनका बैंक खाता खुला ही है, तो क्या हर महिला के लिए ये बैंक खाता और आपातकालीन फंड होना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है हर महिला के लिए, क्योंकि आपको क्या है कि आपके पास अगर पैसे नहीं रहेंगे, महिला के पास इमरजेंसी पड़ेगी, अपनी मदद और अपने परिवार की मदद कैसे करेंगी? इस मारे बहुत जरूरी है बैंक खाता खुला होना, और हर महीने आपकी जितनी भी इनकम है आपकी घर की परिस्थिति के हिसाब से आप उसमें से बचा के, मैं ये कहूँ भले ही 100-500 जो भी हो, आजकल तो 500 रुपये भाई पैसे की वैल्यू वैसे ही जैसे चल रही है, आपकी जितनी आपकी इनकम हो उसमें से 500-1000 रुपये तो आपको हर महीने जरूर जमा करना चाहिए, क्योंकि जितने भी वहाँ उसमें जो आपको फैसिलिटी दी हुई है कि इतने पे इतना % मिलता है, तो उसकी जानकारी लेके उतने पैसे आपको अपने लिए जरूर जमा करना चाहिए। और ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ के लिए जागरूक हों। बिल्कुल मैम, ये भी है कि क्या केवल हम, जैसे कि महिलाएं हैं, वो कभी कभी अपने ही परिवार के सदस्यों पे निर्भर हो जाती हैं पैसों के लिए, अगर उनको खुद भी कुछ इच्छा हुई कुछ करने की तो वो नहीं कर पाती हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या केवल परिवार के किसी सदस्य पर आर्थिक निर्णयों के लिए निर्भर रहना सही है? बिल्कुल नहीं है, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है। आप निर्भर तो किसी पर मत होइए, क्योंकि आप परिवार चला रही हैं। आप एक दूसरे से कहते हैं कि हम, अभी मैंने इसमें बताया कि पति पत्नी एक रेल लाइन के बराबर होते हैं। आप एक दूसरे को सारी चीज़ें बताइए, और अपनी खुशी के लिए, क्योंकि पति भी अपनी खुशी के लिए कुछ चाहते हैं तो वो भी उतने पैसे से अपनी खुशी को पूरी करे, और आप भी अपने पैसे से उन पे निर्भर नहीं होइए। आप, ये मेरा खर्चा है, इसको मैं खर्च कर सकती हूँ, इतनी आपकी कमाई हो कि आप ये सोचे कि मैं इतना खर्च कर सकती हूँ, और ये पैसा मैंने जमा किया है अपने आने वाले फ्यूचर के लिए और अपने बच्चों के लिए। क्योंकि आप ये सारी चीज़ अगर अपनी खुशियों को दबाते रहेंगे तो आप जब खुश नहीं होंगे तो अपने परिवार को कैसे खुश रखेंगे? इस मारे महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने परिवार को खुश रखने के साथ साथ अपने को भी खुश रखें। तो जरूर पूरा निर्भर किसी पर नहीं होना। अपने खर्चे पाने के लिए आपको या तो आप कमा के अपने लिए अलग से रखिए, या फिर आप जो भी आप अपना बजट, हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, और जैसे आपस में बैलेंस, संतुलन करके जो पैसे को आप जमा करते हैं और एक दूसरे की खर्चा के लिए रखते हैं, तो अपने खर्चे के लिए भी उन लेके अपने खर्चे को पूरा करें। मैडम, जैसे कि ये तो बात हो गई जो महिलाएं शहर में काम करती हैं, उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगा कि हम अपने सेविंग्स करें, अब कुछ अपने पैसे कुछ खुद के लिए, कुछ घर के खर्चों के लिए, तो ये काफ़ी आसान होगा महिलाओं के लिए
कि इस पैसों को बांटना। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं, जो छोटे शहरों की महिलाएं हैं, उनके लिए क्या सही तरीका होगा आर्थिक निर्भर बनने का? क्योंकि गांव की महिलाओं को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप गांव में ही अगर चीज़ें डेवलप नहीं होंगी तो बच्चियां जो हमारी निकलती हैं, क्योंकि हमारा देश तो गांव ही था, शहर तो अब बना है, अब वो शहर बनते बनते गांव की तरफ भी जा रहे हैं। तो जब हमारी घर की जो लड़कियां हैं, भाई लड़कियां बहुत समझी जाती थी, लेकिन अब बहुत ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि गांव में भी स्कूल में भी सारी मतलब बच्चियों को पढ़ाने का एक जो स्टार्ट हुआ है, उससे क्या है कि महिलाओं को इतना पता है कि जो सरकार ने जो योजनाएं स्टार्ट की हैं कि आपको गाँव में 4-5 औरतें मिलके पापड़ का बिजनेस हो गया, जो घरेलू बिजनेस हो गया जिसको वो आसानी से कर सकती हैं, जिसके बारे में उनको जानकारी है, सिलाई का हो गया, और क्या कहते हैं ब्यूटिशियन का कोर्स हो गया, मेहंदी का कोर्स हो गया, जिस चीज़ को वो धीमे धीमे शुरू करती हैं तो वो गांव के लिए एक एग्जाम्पल भी बनती हैं और दूसरों के लिए एक स्रोत भी पैसा कमाने का, जैसे कहते हैं कि जो बेचारी परेशान है उनको भी अपने में शामिल करके एक उद्योग, छोटा लघु उद्योग टाइप शुरू कर सकती हैं। तो हमारी संस्कृति, हमारे गाँव की पहचान, हमारे, क्योंकि हर जगह कल्चर इतना अलग है सब गांव में कि आपको खाने पीने की वैरायटी मिलती है और यहीं से आपका बिजनेस शुरू होता है, क्योंकि हर शहरों में वो चीज़ नहीं है जो गांव की से आपके हाथों में आता है। आज फिर वही ट्रेंड शुरू हुआ है, अपनी क्या कहते हैं अंगीठी में खाना बनाना, अंगीठी में क्या कहते हैं ये चाय पीना या कुल्हड़ में चाय पीना। तो ये सारी चीज़ें क्या अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं और उसी को लघु उद्योग में स्टार्ट करते हैं, तो हम आगे अपने आप को भी डेवलप करते हैं। शिक्षित होने पे आप अगर औरतें वहाँ पे ये चीज़ चालू करती हैं और आत्मनिर्भर बनती है तो अपने बच्चियों को स्कूल भेजती हैं, स्कूल पढ़ाई करती हैं, तो एक बोझ ना होके एक अपने परिवार को और समाज को उपलब्धि देती। जी मैम, बहुत अच्छा लगा। और ये ग्रामीण, जैसे कि आजकल महिलाओं ने काफ़ी तरीके आजमाए हैं, घर पे अगर नौकरी उनको नहीं मिल रही है तो उन्होंने घर ही का बिजनेस कोई चालू कर लिया, अचार पापड़ ये सब का बिजनेस चालू कर लिया, जिस वजह से वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। बिल्कुल। लेकिन यही अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की बात करें, जो छोटे शहरों की महिलाएं हैं, क्या इनके लिए बिना नौकरी किए भी सशक्त बनना सही है? बिल्कुल, क्योंकि ऐसी औरतें मेरे ख्याल से घर में कुछ तो कमाने का उनका रहता होगा। भाई उनके पास खेत होते होंगे, खेत में काम करती होंगी, तो वो भी तो उस देश की सेवा में, लोगों की सेवा में खेत में जो उतर के अनाज को बोती हैं और वो करती हैं, तो उनके लिए भी पढ़ा लिखा होना इस मारे ज़रूरी है। क्योंकि देखिए कितना भी टीवी में हमारा कृषि उद्योग के लेके काफ़ी बातें होती हैं, तो ज़रूरी तो नहीं है कि केवल पुरुष ही खेत को जोते, महिलाएं जोतती हैं। अनाज जो होता है वो महिलाएं भी लगाती हैं, तो उसको लगाने का केवल काम नहीं होता, उसका सही पोषण कैसे करना है, किस महीने में सारी चीज़ें सही होती हैं, अगर कीड़े लग जाएं तो उनमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ के लिए शिक्षित होना तो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि आजकल जो हमारे देश में भी जो ग्रामीण है इतना अभी पिछड़ा नहीं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ सिंगरौली में जो रह रहे हैं, ये चीज़ अगर आसपास अंदर जा रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बच्चियाँ पढ़ने लगी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जेम प्रोग्राम होता है और उसमें बच्चों को बुलाया जाता है। तो आजकल ये बहुत, जब हम थे तब लोगों को पता चलना शुरू हुआ था और आजकल बहुत बच्चों को पता है कि एनटीपीसी अंदर 120 या 150 बच्चों को लेती है और करीब कुछ बच्चों का एग्जाम लेके फ्री का एजुकेशन 12th तक का कराती हैं। तो उससे क्या है कि आजकल ग्रामीण महिलाओं को भी है कि हमारी ये परिस्थिति नहीं, लड़कियां भी पढ़ें और उनके परिवार में, क्योंकि बहुत भाई हर गांव में भगवान जो जिसको जैसे देते, जिनके यहाँ बेटियां ही हैं वो कैसे करेंगे। केवल बेटियों को देने के बाद अपने आप को वो अपाहिज, बेटियां आजकल अपने ससुराल संभालती हैं तो मैका भी संभालती हैं, तो उनके लिए शिक्षित होना और सही तरीके से बैलेंस चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये कहूँगी कि जो महिलाएं इतनी गरीब हैं कि कुछ नहीं कर पा रही, तो उनके पास अपना खेत वगैरह तो रहता है जिसको वो उससे कमाती हैं, तो मैं उसमें ज़रूर चाहूँगी कि उनके जो भी बच्चे हैं उनको पढ़ाएं और अपने परिवार को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, क्योंकि चीज़ों को बचाती होंगी, पढ़ाई में लगाएंगी। तो आजकल इतना सारा चीज़ है कि गाँव वो पुराना वाला गाँव नहीं है, रेडियो है, टीवी है, आजकल टीवी हर घर में पहुंच गया है और बहुत सारी चीज़ें सरकार की स्कीम है जो उनके कानों में है और वो भी आगे निकलती है। पंचायत है, चीज़ों को ऐसी बनाई गई है कि अपने गांव को डेवलप करें और महिलाओं को आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि सरकार इन सब पे बहुत अच्छा काम चल रहा है, जिससे महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। काफी सारी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए बनाई गई है ताकि वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। बिल्कुल जी।
तो मैडम जैसे कि अब हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे भुगतान और निवेश की, जी और आजकल जैसा कि ये बहुत फ्रॉड फैल गया है लोगों के बीच में कि हाँ इस तरह का स्कैम हो सकता है, भुगतान में पैसे आपके खाली हो सकता है खाता आपका, कोई भी ओटीपी या ऐसा कोई लिंक आपको शेयर नहीं करना है। बिल्कुल। तो हमें ये आपसे जानना है कि डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन भुगतान में महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि आजकल सब लोग क्या है कि सबके पास ये लगता है कि बस मोबाइल होना चाहिए। तो मोबाइल होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जो साइड मतलब आपको पॉजिटिव तो पता है, नेगेटिव कितना जा सकता है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है जब आप पैसे का या कहीं से सामने से कुछ आता है, क्योंकि टीवी पे भी इतना ऐड दिखाते हैं कि आपको कोई क्या कहते हैं इंस्पेक्टर बन के या जज बन के आपको कोई धमकी दे। तो कोई भी चीज़ डिजिटल धमकी नहीं होती है। ये सारी चीज़ें टीवी पे, रेडियो पे, काफ़ी जगह ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती हैं। प्लस अपना ओटीपी, जब आपको बैंक ओटीपी देता है तो ओटीपी को एक तो हर 3 से 6 महीने में चेंज करते रहना चाहिए, और उनको केवल अपने नाम पे नहीं रखना है, आपको उनके नाम पे, नंबर पे, प्लस जो हैश वगैरह आते हैं उन सबको लगा के रखना है। और उसको किसी भी अपने मोबाइल में तो खास तौर से मत सेव करिए, क्योंकि मोबाइल अगर खोता है और किसी के हाथ में पड़ जाता है तो बट नेचुरल आपका अकाउंट खाली होने का डर रहता है। तो उसको ऐसी जगह कुछ नाम करके रखिए जो आपको बिल्कुल आपके मेमोरी में रहे, और आपकी सीक्रेट आपके पास जो भी आप अपने घर पे सामान रखते हैं उस पे लिख करके रखिए। और हर 6 महीने में मेरे ख्याल से इसको चेंज करता रहना चाहिए, ताकि आप कोई भी आपसे चीट ना कर पाए। प्लस जो टीवी में दिखाते हैं कि ओटीपी मांगा, ओटीपी तो अपनी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो अगर आपसे ओटीपी मांग रहा है तो बट नेचुरल है वो साइबर क्राइम है जो आपके बैंक को खाली करना चाह रहा है। तो मेरे ख्याल से जो टीवी में और सब जगह दिया जाता है उससे अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जी मैम, अब जैसे हमने बात कर ली डिजिटल और ऑनलाइन ठगी की, तो आजकल साइबर ठगी और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी भी होती है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इसको महिलाएं इसमें खुद को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं? इसमें महिलाएं अपने आप को, एक तो जो आप उसमें पिन कोड डालते हैं, अपना फिंगरप्रिंट डालते हैं, इससे क्या है कि एक बार खोने के बाद भी आपको, जैसे आपसे मोबाइल खोया तो एक तो आप तुरंत रिपोर्ट करिए ताकि वो ब्लॉक किया जा सके, सिम ब्लॉक किया जा सके। क्योंकि किसी के हाथ में अगर मोबाइल आपका पड़ता है और आप ब्लॉक नहीं कराते, किसी गलत लोगों के उसमें पड़ा तो सीधे आपका नाम आता है। तो इस वजह से बहुत जरूरी है कि जैसे भी ये कुछ ऐसे दुर्घटना आपके साथ हो तो सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट करिए। प्लस अपना फिंगरप्रिंट रखेंगे तो कोई दूसरा खोल नहीं पाएगा, अपने आइस का रखेंगे तो कोई दूसरा कर नहीं पाएगा। ये कुछ सिक्योरिटी जो मोबाइल में दी हुई है, इन फंक्शन को जानना बहुत जरूरी है, ताकि कोई हैकर्स बहुत जल्दी उसको हैंग अप ना कर पाए। तो मैं ये जरूर कहूँगी, और अपनी कीमती कोई भी चीज़ फोल्ड बना के उसमें फोल्डर में मत डालिए, क्योंकि बाई चांस कुछ हो जाए और ऐसा वो खोलने आप कंप्लेंट कर भी दिया, फिर भी जिनके हाथ में अगर उन्होंने कुछ कर लिया और आपकी सारी उसमें पता चल जाए, तो मुझे नहीं लगता सेफ है आप मोबाइल में ये सब सारी चीज़ें डाल के ना रखें। आप अपने घर में अपने जो भी आपका प्राइवेट बुकलेट हो, जो भी हो, उसमें रखिए, लेकिन मोबाइल में इस चीज़ को नहीं रखना चाहिए। कई महिलाएं आजकल नौकरी कर रही हैं, उनकी आय ज़्यादा है काफ़ी, और वो निवेश करने का सोचती हैं, लेकिन यही अगर हम बात करें जिनकी आय सीमित है, वो अगर सोचती हैं बचत करने का या निवेश करने का, तो वो भविष्य में कैसे कर सकती हैं निवेश अगर उनको करना है? देखिए, जिनकी आय मतलब मुझे लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर 100 रुपए का लेती हूँ तो हमारे घर के खर्चे को जो आप सबसे पहले तो डिवाइड करिए कि आपका खर्चा कितना है घर का। देन जो आपने अपना टोटल मनी है, उस टोटल मनी का मेरे ख्याल से 50% जो आपका खर्चा है उसको कर ली। देन 50 जो बचा उसमें आप मेरे ख्याल से 30 और 20 का रेशियो होना चाहिए, जिसमें कि आप 20% तो सेव करना ही करना है, क्योंकि आपके आने वाले दिनों में क्या आपको जरूरत पड़ जाए ये किसी को नहीं पता। और अगर आप वो 20% नहीं जमा करेंगे तो फिर परिवार का, आपकी सेहत का, ये सारी चीज़ें दिक्कत है, वो जमा करना जरूरी। प्लस 30% पे, क्योंकि आपकी जितनी आय है, कहा जाए ना जितनी बड़ी चादर है उतना ही पैर फैलाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपकी जितनी आय है उस हिसाब से उसको करते हुए और 20% जरूर जमा करिए, और जब आपका इंक्रीमेंट होता है तो उसके प्रॉफिट को और भी जमा करने की कोशिश करिए, ताकि आप अपने बच्चों को और अच्छे से शिक्षित करके अपनी चीज़ों को बढ़ा सके। जी मैडम, क्या अगर हम एक माइंडसेट है मेरी पर्सनली कि अगर दोनों फैमिली में अगर पति पत्नी अगर दोनों लोग जॉब में हैं, दोनों लोग कमा रहे हैं, तो अगर पत्नी अपने पति के साथ कदम से कदम मिला के चलती है, तो क्या ये हमारा सोचना सही है कि अगर कभी पति किसी मुश्किल में आ जाता है तो पत्नी उसका साथ देने को तैयार रहती है?
आर्थिक मामले में अगर हम बात करें तो। बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि जब आप शादी करके आते हैं जी। तो आपकी भी अच्छाई बुराई और आपके हस्बैंड की भी अच्छाई बुराई, हम लोग के संस्कार में यही सिखाया गया है कि एक दूसरे का साथ देते हुए और दोनों परिवारों को भी लेते हुए और अपने आने वाले बच्चों की सोचते हुए हम आगे बढ़ते। इतने हम शायद फेथफुल रहते हैं एक दूसरे के लिए कि एक को चोट लगे तो दूसरे को भी दर्द होता है। बिल्कुल। तो आप जब दोनों लोग कमाते हैं तो सेव भी करते हैं, क्योंकि वो पैसा ये नहीं कि मेरा है, ये नहीं होता, ये तब हमारे मुंह से निकलता है ये हमारा है। तो हमारे पैसे को हम आगे की सिक्योरिटी उसमें जमा भी करते हैं, कुछ इंजॉयमेंट के लिए रखते हैं, कुछ हम अपने क्या कहते हैं मेडिकल के लिए जो फैसिलिटी मिल रही है प्लस आगे के लिए भी करके रखते हैं कि कोई ऐसी इमरजेंसी ना आए हमारे ऊपर, और बच्चों की आगे मतलब पढ़ाई का जो खर्चा रहता है उसके लिए। तो बट नेचुरल है, अगर पति कभी कोई दिक्कत में आता है तो हम अपने उस कमाई को सबसे पहले उस दिक्कत को दूर करने के लिए लगाते हैं, और ये होना भी चाहिए। क्या हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं महिलाओं के आर्थिक आत्मनिर्भरता पर, तो इसमें आर्थिक आत्मनिर्भरता महिलाओं के आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को कैसे बढ़ाती है? बिल्कुल, ये चीज़ तो मैं वाकई में कहूँगी, क्योंकि देखिए जब परिवार में हमारे बच्चे जब आते हैं, लड़का हो या लड़की, ठीक है ना, कोई भी आता है जो भगवान ने जितने प्यार से दिया है, तो हम घर में ही, जैसे हमने अभी बताया कि आप घर के हर डिसीजन में अगर उनको रखते हैं तो उनको शुरू से बचपन से ही आदत पड़ जाती है कि सही गलत, क्योंकि सही गलत तो देखिए हम कोई भी काम करते हैं वो सही होगा बिल्कुल ये नहीं कह सकते, और गलत होगा नहीं कह सकते, हमें डिसीजन लेना आना चाहिए। अगर हम डिसीजन लेना सीख जाते हैं तो सही होता है तो हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और अगर गलत होता है तो उन गलतियों से सीख के हम आगे बढ़ते हैं। तो डिसीजन मेकिंग तो होना चाहिए, सही गलत बात के रिजल्ट पे छोड़ना चाहिए, और इतना जरूर होना चाहिए कि हाँ, हटी नहीं होना चाहिए कि आप हट करके करें, चीज़ों से अपनी गलतियों से सीखना जरूर चाहिए। बिल्कुल मैम, ये चीज़ महिलाओं में होनी चाहिए कि हम सही डिसीजन ले सकें। मैम जैसे कि अब अगर हम बात कर रहे हैं पिछड़े ज़माने में, जैसे कि परिवार महिलाओं का नौकरी करना नहीं एक्सेप्ट करते थे, लेकिन हम आपसे आज की जनरेशन की अगर हम बात लेकर चलें तो परिवार की क्या भूमिका होनी चाहिए महिलाओं की आत्मनिर्भर बनने में? परिवार का ये देखिए, आजकल जैसे हम अपने बच्चियों को पढ़ाते हैं, है ना, तो अब हम केवल 12th के बाद हम ये नहीं कहते कि केवल ये करो, हम वो कोर्स करवाना चाहते हैं जो प्रोफेशनल आप को कमाई का जरिया बन सके, और आप किसी को पास जाए तो ये ना रहे कि अरे ये हमारे उस पे रहेगी, वो रहे कि नहीं वो अपना भी कमाती है और मिल के चलाएगी। तो आजकल सबकी सोच इसमें चेंज हो गई है। लड़के को जब ढूंढते तब तो कमाई का ढूंढते ही थे, लेकिन आजकल लड़के भी जब लड़कियों को ढूंढते हैं तो वो ये जरूर देखते हैं कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, और उसने, क्योंकि ये चेक भी किया जाता है। और ये मैं अपनी ही बात करूं, जब हम ही शादी मतलब हमारे लिए हमारे पेरेंट्स मदर इन लॉ वगैरह आई थी तो हमारा पूरा सर्टिफिकेट देखा गया था। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए, जब आपने किया है तो आप उतने गर्व से दिखा भी सकते हैं। तो आज की ये सोच जो हमारे उससे चेंज हुई है, और आगे तो अब ये बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है, क्योंकि हर कोई बच्चियाँ चाहती हैं कि हम प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद जॉब करके शादी करें जी। तो उससे क्या है कि उनके डिसीजन मेकिंग में और आपस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है। तो मैं चाहती हूँ कि ये सोच बदल रही है अपने देश की, बहुत अच्छी बात है जी मैम। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे निवेश और भुगतान के बारे में, तो हम और काफ़ी सारी योजनाएं भी हैं जी, और इसमें अगर हम बात करें उन महिलाओं की, या हम उन युवतियों की बात करें, या उन छात्राओं की बात करें जो अभी कॉलेज में पढ़ रही हैं, उनको कब से ये निवेश करने का सोचना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि मेरी जो सोच है कि इसको बचपन से ही रहता है, क्योंकि देखिए हम लोग जब बचपन में रहते हैं और पेरेंट्स हमें जब अपने पॉकेट मनी देते थे जी, तो हम पॉकेट मनी को भी बचाते थे कि अगर हमें किसी फ्रेंड को गिफ्ट देना है तो हम अपने ही उससे दें। हाँ। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ अगर हर घर में, मतलब ज़्यादातर घरों में होता है, क्योंकि अपने फ्रेंड सर्किल में जहाँ नहीं भी होता है तो इस चीज़ को प्रमोट करके उससे क्या है कि आप घर से ही डिसीजन मेकिंग हो जाते हो, और परिवार में जब सारी चीज़ें होती हैं, जब आप बच्चों को भी शामिल करते हैं ना, तो मुझे लगता है एक नींव वहाँ से स्टार्ट हो जाती है डिसीजन की, अपने परिवार के प्रति कर्तव्य की। तो ये बहुत पॉजिटिव रिस्पांस होता है जब आप बच्चे बड़े होकर शादी करते हैं और दूसरी फैमिली भी अटैच होती है आपके साथ, तो बच्चे उनमें और अपने परिवार में संतुलन बनाने में काफ़ी अहम भूमिका रहती है वो बचपन की परवरिश की।
तो ये चीज़ मेरे ख्याल से जब बच्चियाँ और ये सारी चीज़ें घर से उनको होनी चाहिए, और बाई चांस अगर नहीं हुआ तो जब कॉलेज वगैरह में जाते हैं और वहाँ से जब वो सोचते हैं कि मतलब पेरेंट्स पैसे या फीस दे रहे हैं, तो उनको इस चीज़ के लिए जागरूक रहना चाहिए कि वो किसी गलत उसमें ना फंसे, कि जो पेरेंट्स इतना पैसे दे रहे हैं हम इस चीज़ को मस्ती करके ना निकालें, क्योंकि जो पढ़ाई में पैसा जा रहा है वो भी बहुत ही मुश्किल से जा रहा होगा। तो बच्चियों को उसमें पढ़ाई करके उसमें ऐसा रिजल्ट ला के दिखाना चाहिए ताकि वो अपने माँ बाप की आगे आत्मनिर्भर उनको बनाने में भी और अपने बनने में भी पूरा योगदान दे सके। आप काफ़ी सारी महिलाओं की इंस्पिरेशन रही हैं, और हमारे रेडियो में कार्यक्रम चलता है सुनो सखी का, और इसी के अंतर्गत हम आपसे आपका पॉडकास्ट कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप सुनो सखी के बारे में क्या कहना चाहती हैं। सुनो सखी हम सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे जब से शुरू हुआ है रेडियो ऊर्जा तो लगा है कि हाँ डेवलपमेंट, केवल हम सिटी लाइफ पहले बोलते थे कि हम सिटी से यहाँ आ गए, यहाँ के एरिया को इतना डेवलप देख के सारे ब्रांड आ गए, रेडियो ऊर्जा आ गई लोगों को बताने के लिए कि क्या चल रहा है हमारे पर्टिकुलर सिंगरौली में। क्योंकि देखिए टीवी से पूरे देश का पता चलता है, विदेशों का पता चलता है, लेकिन अपने एरिया का नहीं पता चलता है। अपने एरिया की भी जानकारी जो भाई न्यूज़पेपर आता है, लेकिन बहुत लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, और मेरे ख्याल से लेडीज़ ज़्यादातर नहीं पढ़ती हैं, तो सुनने में तो उनको समझ में आता है, जिनको पढ़ना नहीं आता है वो सुन तो सकती हैं। उसमें जो सुनो सखी के उसमें जो आपका कार्यक्रम आ रहा है और जो आप लेडीज़ को प्रोत्साहित कर रही हैं, ग्रामीण महिला को स्पेशली उनको आगे बढ़ाने में, उनको बाहर की चीज़ों की जानकारी देने में बहुत खुशी होती है कि अपना देश प्रगति कर रहा है, और ये चीज़ हमारे सिंगरौली में भी है। जी मैम, और हम आखिरी में चाहेंगे कि आप हमारे सिंगरौली की महिलाओं के लिए, हम चाहते हैं कि आप उनको कुछ संदेश दें। बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हम लोग के यहाँ किया जाता है, बच्चे सबको वहाँ पे कोर्स कराया जा रहा है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो हमारे बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं वो ज़रूर अपना ऐसा ज़रूर कुछ एक कोर्स करें जिसको करने के बाद वो आत्मनिर्भर बने। जो हमारा सिलाई का जो कहा जाता है, यहाँ पे कम से कम कुछ हुनर ऐसे हैं जो आपके हाथों में हैं और आप में हैं, तो जॉब तो जो करे ही करे, लेकिन कम से कम कुछ चीज़ें जो सीख के रखे, जो अपने परिवार को और आगे आने कोई परिस्थिति ऐसी बिगड़े तो आप उससे अपनी गृहस्थी को आगे अच्छे से मजबूती से चला सके और अपने बच्चों को शिक्षित बना सके। वो पूरा दामोदार हमारे महिलाओं और बच्चियों पे जाता है। तो हम ये चीज़ कहना चाहेंगे कि ज़रूर सीखें, और जो कोई हेल्प हो तो इधर NTPC में आके हमारी सुहासिनी संघ को ज्वाइन करके उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप लोगों का भी जो इतना अच्छा यहाँ पे चला रहे हैं। थैंक यू विभूति। आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को सुना, और बिल्कुल आज बहुत ही महत्वपूर्ण और प्यारी बातें महिलाओं के लिए कही गई हैं, और आशा करते हैं आप ये बातें अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगी और सशक्त बनेंगी। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनो सखी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो ऊर्जा FM 89.6 पर। ऊर्जा धानी आपकी वाणी। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक अंक में। नमस्कार।